ايش؟ صرت صفوة ولا لا؟ صرت سنة؟ وجع سنتين وانا جوعان. انا طلعت من هون جوعان وانسجنت جوعان وطلعت جوعان اقسم بالله. फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, ए फिलिस्तीन तुझे सलाम, ए फिलिस्तीन तेरी कुर्बानियों को सलाम, ए फिलिस्तीन तेरे हौसलों को सलाम, ए फिलिस्तीन तेरी माओं को सलाम, तेरी बहनों को सलाम, तेरे जवानों को सलाम, तेरे बुजुर्गों को सलाम। 2 साल के नरसंहार के बाद, जेनोसाइड के बाद आखिरकार ऐलान हो गया है कि सीज फायर हो गया है, यानी युद्धबंदी हो गई है। दूसरी तरफ से युद्ध हुआ नहीं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि कोई युद्ध हो रहा था, नरसंहार नहीं हो रहा था। अब इस नरसंहार की बंदी हो गई है, इस युद्ध की बंदी हो गई है। इस पे कितना विश्वास किया जाए ये अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी कि इजराइल का और वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू का जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड, अभी का नहीं, दशकों का जो पास्ट रिकॉर्ड है इजराइल का, वो ये बताता है कि इजराइल विश्वास के लायक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ कि इस 2 साल में अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 तक जो तबाही हुई फिलिस्तीन में, जो तबाही का मंजर आपने और मैंने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस जेनोसाइड को जिस तरह से हमने लाइव स्ट्रीम होते हुए देखा अपनी स्क्रीन्स पर, इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसने ऐसे ऐसे लोगों के जिनके पत्थर दिल थे उनको मोम कर दिया। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे एशिया से लेकर अफ्रीका में, पूरी दुनिया की राजनीति को फिलिस्तीनी, मरते हुए फिलिस्तीनी, जख्मी होते हुए फिलिस्तीनी, भूखे मरते फिलिस्तीनी, फिलिस्तीनी बच्चे, फिलिस्तीनी जवान और फिलिस्तीनी बुजुर्गों ने किस तरह से उनकी कुर्बानियों ने पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया की जो सियासत है उसको हमेशा के लिए बदल दिया। मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो कुर्बानियां हैं फिलिस्तीनियों की, उसने हमें ज्यादा इंसान बनाया, पहले से ज्यादा हमें नर्म दिल बना दिया। और शायद अब जो जुल्म और ज्यादती का जो पूरा मानवता का इतिहास रहा है, आज की दुनिया में लोग वो सब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो लोग सड़कों पर उतरे, लाखों की तादाद में, या मैं कहूँगी करोड़ों की तादाद में पिछले 2 साल में, जो फिलिस्तीनियों के रिश्तेदार नहीं थे, फिलिस्तीनियों के धर्म के मानने वाले भी नहीं थे, फिलिस्तीनियों के इलाके के लोग भी नहीं थे, उनका रंग भी फिलिस्तीनियों से अलग था, उनके बालों का रंग भी फिलिस्तीनियों से अलग था, वो फिलिस्तीनियों की जबान भी नहीं बोलते थे, वो फिलिस्तीनियों को, उनकी समाज को भी नहीं समझते थे। उसके बावजूद भी वो तमाम लोग सड़कों पर निकले और किससे, इससे किस तरह से पूरी दुनिया बदली, ये मैं आपको बताऊंगी। अभी आपको बता रही हूँ कि इन 2 सालों के दौरान बताया जा रहा है कि 67,000 लोग, उनकी हत्या कर दी गई इजराइल के जरिए। और मैं इजराइल के जरिए इस बात को ज्यादा एम्फेसाइज करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तमाम तरह का जो वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न मीडिया की का जो दोगलापन है, ये सबसे ज्यादा हमारे सामने उसकी एक एक परत खुली है। क्या बीबीसी, क्या सीएनएन, क्या तमाम तरह के, मैं कहूँगी अमेरिका से लेकर और यूरोप से लेकर, वो तमाम लोग जो कहते थे कि ये लैंड ऑफ द फ्री है, यानी आज़ाद लोगों की ज़मीन है। और जिस तरह से यूरोप में तमाम तरह के डेमोक्रेसी से लेकर फ्री स्पीच और मानवाधिकार पे पूरी दुनिया को लेक्चर दिए जाते थे, जब फिलिस्तीन की बात आई तो किस तरह से बिल में घुस गए तमाम ये बड़े बड़े अखबार, जो कि मिलियंस नहीं बिलियन डॉलर से चलने वाले अखबार हैं, बड़े बड़े कारोबारी इनको संभालते हैं। और वो तमाम लोग जो कहते हैं कि दुनिया को हम पाठ पढ़ाएंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, मानवाधिकार क्या होते हैं, फिलिस्तीन के मलबे के नीचे तमाम मूल्य दब गए। 67,000 लोगों की हत्या हुई 2 साल के भीतर, अक्टूबर 2023 से लेकर 25 तक। इसमें 20,000 से ज्यादा मासूम बच्चे हैं। जुल्म की इस कदर इंतहा हुई कि हर घंटे एक बच्चे को मारा गया। और इजराइल को, नेतन्याहू को कहा गया कि बेबी किलर है, बच्चों को मारने वाले लोग, बच्चों के हत्यारे। पूरी दुनिया कह रही है, सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि बच्चों के हत्यारे। तो बच्चों के इस हत्यारे, 20,000 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। और आप ये सोचिए कि हर घंटे एक बच्चे की हत्या की गई, हर रोज इतने बच्चों की हत्या हुई जितने में एक पूरा क्लासरूम
भर जाता। एक क्लासरूम के बराबर बच्चों की हत्या हर रोज की गई। तो ये तमाम चीज़ें हुई और उसके अलावा अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो फेमिन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं या अकाल जिसे हम कहते हैं, और अकाल ज़्यादातर आपने सुना होगा जब बात होती है तो उसकी परिभाषा ये होती है कि कभी कुदरती कोई आफत आ जाए तो इसकी वजह से अकाल पड़ता है, सूखा पड़ जाए या इस तरह का सैलाब हो कि खाने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है तो अकाल पड़ जाता है। भारत में भी कई बार अकाल पड़ा है, लेकिन ये अकाल किसी कुदरती वजह के तहत नहीं पड़ा, बल्कि एक राज्य ने, उस राज्य की सरकार ने, उस देश की सरकार ने और उस देश के प्रधानमंत्री ने ये तय किया कि इस पूरी कौम, इस पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। कुछ लोगों को मारा जाएगा, कुछ को जख्मी किया जाएगा, कुछ को जेल भेजा जाएगा और बाकियों को स्टार्व किया जाएगा, भूखमरी का शिकार बनाया जाएगा। हजारों की तादाद में, यूनाइटेड नेशंस का रिकॉर्ड कह रहा है, हजारों की तादाद में वो लोग मारे गए हैं जो लोग खाने के लिए वहां पर आए थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। यूनाइटेड नेशंस के खुद के लोग, यानी उनके खुद के ऑफिसर्स और उनके कार्यकर्ता जो थे, वो भी मारे गए इस तमाम ये 2 साल की जो हम घटनाक्रम हमने देखा। और कैसे पूरी दुनिया को ये पता लगा कि क्या हो रहा था फ़िलिस्तीन में। आप जानते हैं कि फ़िलिस्तीन एक ऐसी पट्टी है जो खासकर गज़ा पट्टी है, जिसमें एक तरफ दीवार है और दूसरी तरफ समंदर है। वो एक ऐसी बड़ी सी जेल है जिससे बाहर नहीं जाया जा सकता। उसके लिए भी इज़राइल की इजाज़त ली जानी चाहिए, वो ज़रूरी है, और ज़्यादातर मामलों में ये इजाज़त नहीं मिलती। तो एक बार जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। इसलिए आपको पता है कि वो जो राशन के जहाज़ लेके जो कई बार लोग निकले थे, जिसमें वेस्टर्न तमाम एक्टिविस्ट भी मौजूद थे, उनको डिटेन किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। इसमें ग्रेटा थुनबरी भी शामिल थी। इसके अलावा वो तमाम लोग, जो हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उनको नहीं जानते हैं, वो तमाम लोग भी शामिल थे। लेकिन इसके साथ साथ इन कहानियों को आप सिर्फ इसलिए सुन पाए क्योंकि वो पत्रकार जो शहीद हुए इस पूरे गाजा के संघर्ष में, इस पूरे संकट में, 300 से ज्यादा पत्रकार। और यहाँ गार्डियन की रिपोर्ट क्या बताती है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश, एक अनुरोध है आपसे, वो ये कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। गार्डियन की रिपोर्ट ये कहती है कि जो तादाद है पत्रकारों की वो इतनी ज्यादा है जो गजा में मरे हैं कि यूएस का सिविल वॉर, दोनों वर्ल्ड वॉर, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, युगोस्लाविया की वॉर और यूएस वॉर इन अफगानिस्तान, ये सारी जंगों को मिला लें तो भी इससे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन में। हाँ, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि करीब 250 जो कैदी हैं फिलिस्तीन के, जिन पर हत्या और हमलों के आरोप थे, उनको रिहा किया गया है। जो ये पीस डील हुई है शर्म अल शेख में, इजिप्ट के कुछ 20 देशों के जो नेता वो मिल बैठे, और नाम देखिए शर्म अल शेख है, शेखों को कोई शर्म नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि तमाम लोग यहाँ बैठे और इस तरह की कोई एक डील बनाई है जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। फिलहाल हत्याएं रुक गई हैं, फिलहाल एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये देखिए कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि पूरा जो रोड मैप है अगर उसको आप देखें तो पूरी तरीके से विश्वास के काबिल नहीं है। तो 1700 गाजा के बंदी हैं, उन्हें बिना किसी मुकदमे के रखा हुआ था, उनको भी रिहा किया गया है। रमल्ला में रेड क्रॉस की बस से जब ये लोग उतर रहे थे तो तस्वीरें जो आई, जानलेवा तस्वीरें थी, दिल हलक में आ गया। ऐसी तस्वीरें, पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुके थे, पूरी तरीके से कुपोषण के शिकार थे, उनको वहाँ भी भूखा रखा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। और कुछ वीडियोस में आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, अपना दिल थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए और इन वीडियोज़ को देखिए। और इसके अलावा ये भी बताना चाहती हूँ कि हमास के ने भी 20 जो इजरायली बंधक हैं उनको रिहा किया है। इसके अलावा 4 लोगों की मौत भी इनमें हो गई जो लोग बंधक थे इजराइल के। लेकिन फिलिस्तीन के 1700 लोग जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, 250 ऐसे लोग जिनके ऊपर हत्या और हमले के आरोप थे। आइए देख लेते हैं ये कुछ वीडियोस। وانسجنت جوعان وطلعت جوعان اقسم بالله.
يلا خذ من ماما الشوكولاته يعني तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं कि आखिर ये पीस डील क्या कर रही है, क्या वाकई फिलिस्तीन के हक में फैसला होगा, क्या फिलिस्तीन को इंसाफ मिलेगा, क्या शांति मिलेगी, ये कुछ सवाल मैं पूछ रही हूं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात कि आखिर 67,000 इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या इजराइल को, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को इसकी सजा मिलेगी? 67,000 मासूम नागरिकों की हत्याओं की जिम्मेदारी आखिर ये सेहरा किसके सर बंधेगा? क्या जेल होगी, क्या सजा होगी नेतन्याहू को? दूसरी बड़ी बात कि क्या वो लोग जिनके घर, कारोबार, सब कुछ, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, उनसे उनकी जिंदगी की रोशनी, जिंदगी की आशा सब कुछ छीन ली गई, आखिर उन लोगों को मुआवजा कौन, कब और कितना मिलेगा? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो फिलिस्तीनी भी पूछ रहे हैं, पूरी दुनिया पूछ रही है, वो करोड़ों लोग जो सड़कों पर उतरे, यूके से लेकर, फ्रांस से लेकर, मैं कहूंगी ऑस्ट्रेलिया से लेकर, और भारत में भी जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। मैं यहाँ ये पूछ रही हूँ कि आखिर फिलिस्तीन कब आज़ाद होगा? फिलिस्तीन कब एक इंडिपेंडेंट नेशन बनेगा, एक आज़ाद मुल्क कब बनेगा? कब इजराइल के चंगुल से, उसके ऑक्यूपेशन से, उसके कब्जे से कब आज़ादी मिलेगी? बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? स्कूल वहाँ तबाह बर्बाद हो चुके हैं, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसी इमारत बाकी नहीं है जिसको हम ये कहें। वहां सोचिए आप, 90% से ज्यादा बिल्डिंगें धराशायी हो चुकी हैं। ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए, तस्वीरें बार बार हमें दिखती हैं, आप देखना चाहें तो दिखती हैं, वरना आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आप कोई मनोरंजन का सामान भी देख सकते हैं, आप बॉलीवुड के गाने भी देख सकते हैं, आप हॉलीवुड के स्टार्स को भी देख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, आप, ये हाल हो चुका है। इसके अलावा अब जो हजारों की तादाद में वो लोग हैं जो माजूर हो चुके हैं, यानी किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, वो लोग जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर अब खुद अपने आप नहीं कर सकते। मैं आपको बता रही थी कि कैसे विश्वास करना मुश्किल है इस सरकार पर, उसके प्रधानमंत्री पर, क्योंकि सीज फायर के बाद भी आप ये देखिए कि 9 लोगों की अभी तक हत्या हो चुकी है गजा में। और आप ये देखिए, इन हत्याओं की कौन जिम्मेदारी देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया वो भी अपने आप में, अब सुनाती हूँ आपको कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान मैं आपको यहाँ सुनवा देती हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं। आइए सुन लेते हैं पहले बयान। I mean, Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that weapon? Some of them I never heard of, Bibi, and I made them. But we'd get them here, wouldn't we? Huh? And they are the best. They are the best. But you used them well. It also takes people that know how to use them. And you obviously used them very well. But so many that Israel became strong and powerful, which ultimately led to peace. That's what led to peace. तो बीबी ने ये कहा कि मुझे हथियार चाहिए। बीबी यानी नेतन्याहू को प्यार से बीबी कहा जाता है, और मैंने वो हथियार, मेरे पास नहीं थे तो मैंने वो हथियार बनाए। और लेकिन बीबी को ये पता था कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, और ये जरूरी है पता होना कि हथियार इस्तेमाल कैसे होने हैं, और उसी से इजराइल ताकतवर बना और जिससे ये शांति आई। समझ नहीं आता कि अफसोस किया जाए, शर्म की जाए, रोया जाए कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, जिस तरह से आप ये देखिए बात कर रहा है कि किस हथियार के इस्तेमाल की बात कर रहा है और किन लोगों के ऊपर ये इस्तेमाल हुए हथियार। मैं क्यों कह रही हूँ कि पूरी दुनिया ने एक तरह से, पूरी दुनिया बदल गई इस पूरे हालात के मद्देनजर, फिलिस्तीन के मद्देनजर, क्योंकि वो लोग जो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो लोग सड़कों पर आए। लोगों ने फिलिस्तीन का वो स्कार्फ पहना और वो एक तरह से पूरी दुनिया में जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एक रेजिस्टेंस का, एक प्रतिरोध की तस्वीर बन गई। एक प्रतिरोध का वो एक आंचल, वो एक स्कार्फ बन गया, पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। छोटे छोटे बच्चे भी, यानी वो लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे भी कम है, और जिनका फिलिस्तीन के पूरे रीजन से, भौगोलिक जो क्षेत्र है उससे भी कोई लेना देना नहीं है, उससे भी अलग, अमेरिका से लेकर, जैसे मैंने आपसे कहा, अफ्रीका तक, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, तमाम जगहों पर यूनिवर्सिटीज में जिस तरह का इनकलाब आया, बच्चों ने, वहाँ जो छात्र थे, उन्होंने अपने करियर, कुछ ने तो अपनी जिंदगी भी दांव पे लगाई। ऐसा भी हुआ कि फिलिस्तीन का सिर्फ झंडा लगा देने पर लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों ने वो कुर्बानी दी सिर्फ फिलिस्तीन को जिंदा रखने के लिए। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों
इन लोगों की कुर्बानी, फ़िलिस्तीनियों की कुर्बानी तो है ही अपनी जगह, लेकिन ये तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, इनको भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए। अब आखिरी बात कि क्यों मुझे विश्वास नहीं होता कि ये जो पीस डील है, शांति समझौता है, ये बरकरार रहेगा, क्योंकि नेतन्याहू बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, उनके ऊपर जुडिशरी से टकराव की लगातार खबरें आती रहती हैं, अभी भी उनके ऊपर केस चल रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक हथियार था, वो था फ़िलिस्तीन के देखिए मैं हमास को सबक सिखा रहा हूँ, हमास के आतंकवादियों को सबक सिखा रहा हूँ, फ़िलिस्तीनियों को मजबूर और माजूर रख रहा हूँ, और इसलिए आप मुझे सत्ता में बना कर रखिए। और सत्ता में बने रहने का उनका पहला कारण, रीज़न नंबर 1, वो उनके हाथ से चला गया। उनकी अलोकप्रियता, जो लोकप्रियता है, वो अलोकप्रियता में अब तब्दील हो जाएगी। कैसे वो उसका मुकाबला करेंगे? इसलिए ये उनकी मजबूरी है कि वो चाहते हैं कि ये हिंसा लगातार जारी रहे।